And during the weekends, I used to like randomly sit for contests or solve data structure algorithm problems, different competitive programming contests, even for like 6 to 7 hours. So I've done Okay. that. And apart from that, Yeah. I think one thing that helped was the daily life training sessions of Yeah. different like companies, different unseen problem of different companies, online assessments. I Okay. think practicing those questions helped me strengthen my like concepts more, even more हाँ, for the या एक बात मैं कहना चाहूंगा गाइस कि अभिज्ञान इज फ्रॉम यूएसए, सो इस टाइम जोन इज डिफरेंट. सो आई यूज टू टेक क्लासेस एट 8 p.m. तो भी वो हमेशा मैनेज करके क्लास आ जाते थे. इवन आई वाज शॉक्ड हाउ वाज ही डूइंग दैट. लाइक इंडियन स्टूडेंट्स वर गेटिंग एब्सेंट बट ही वाज नॉट गेटिंग एब्सेंट. ओके, सो ग्रेट जॉब अभिज्ञान. सो हेलो गाइस, विद द नेम ऑफ गॉड राम राम. आज हम गूगल ऑनलाइन असेसमेंट में 60 लाख रुपीज सीटीसी के लिए फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल जो 2026 के ग्रेजुएट फ्रेशर्स को क्वेश्चन पूछा गया था, उसको हम सॉल्व करने वाले हैं. सबसे अच्छी बात इस क्वेश्चन की यह है कि ये मल्टी डायमेंशनल डायनेमिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है. अब बच्चे लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं उनको सही गाइडेंस देना चाहता हूं. अगर आपने डायनेमिक प्रोग्रामिंग और डीएसए के बहुत सारे टॉपिक्स स्टैंडर्ड डीएसए शीट से करे हैं, तो गाइज आप इस टाइप के प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के ऑनलाइन असेसमेंट और इंटरव्यूज के क्वेश्चंस नहीं क्रैक कर पाओगे. स्टैंडर्ड डीएसए शीट्स करना बहुत अच्छी बात होती थी 2020 में, बट 2026 में the types of questions which companies are asking in their OAs and interviews, they are more towards non standard DSA. मतलब ऐसे टाइप के कोडिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपने एग्जैक्टली सेम टू सेम पहले देखा नहीं हो. तो उसको कौन सॉल्व कर सकता है? जिसने बहुत सारे नॉन स्टैंडर्ड न्यू न्यू डीएसए क्वेश्चन किए हो, बहुत वैरायटी टाइप के अलग अलग पैटर्न्स किए हो जो डीएसए शीट्स में कवर नहीं होते. Hi everyone, this is Yashasvi. I am a third year college student and I've recently cracked Google internship. I did a step internship in this summer, which is 2025, but I got a PPI and I'll be returning again in 2026 as a SUI intern at Google. तो लेवल 1 होता है डीएसए शीट करना, लेवल 2 होता है 300 400 इजी मीडियम लीड कोड जीएफजी क्वेश्चन करना. आपको उन दोनों लेवल से आगे जाना पड़ेगा. इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि कोई भी क्रिएटर इन्फ्लुएंसर एजुकेटर ऑन अ डेली बेसिस जो कंपनीज एक्चुअल में 2026 में ओए और इंटरव्यू में जो डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम डीएसए कोडिंग क्वेश्चन पूछ रही है वो कोई पढ़ाता ही नहीं है. बट मैं इस चैनल पर डेली हाई क्वालिटी डीएसए कंटेंट डालता हूं, वो भी रीसेंट कंपनीज के ओए इंटरव्यूज का, ताकि आप इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर हो पाओ और इस टाइप की कंपनीज को क्रैक कर पाओ. सो लेट्स स्टार्ट द प्रोसीजर. और एक बात गाइस, मुझे यूट्यूब पर बहुत सारे कमेंट्स और व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, तो मैं बता देता हूं कि हाँ, हमारा 851 आवर का स्ट्रक्चर्ड कोर्स है जहां मैं 1-to-1 मेंटरिंग देता हूं, डेली लाइव ट्रेनिंग देता हूं, जहां डिटेल में मैं सब बता पाता हूं. ऑफ कैंपस जॉब सर्च ट्रेनिंग, लिंक्डइन ट्रेनिंग, रेज्यूमे ट्रेनिंग, फुल स्टैक ट्रेनिंग, सिस्टम डिजाइन ट्रेनिंग और सबसे इंपॉर्टेंट टॉप 200 प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज का हम जॉब रेफरल सपोर्ट देते हैं बच्चों को, ताकि जो बच्चे कॉलेजेस में हैं उनको अच्छी इंटर्नशिप प्लेसमेंट लगे और जो बच्चे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनके अच्छे जॉब स्विच हो पाए. मई या जून बैच पे ऑफर चल रहा होगा, आप डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स चेक कर सकते हो. तो अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो गाइस, एलेक्स एंड ब्लेक, गूगल ऑपरेट्स अ लार्ज स्केल डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग सिस्टम. टू इंजीनियर्स एलेक्स एंड ब्लेक are responsible for completing batches of pending tasks. तो मल्टी डायमेंशनल डायनेमिक प्रोग्रामिंग लगने वाली है. अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए? मुझे पता है बच्चों का टाइम स्टैम्प नहीं, अटेंशन स्पेन कम होता है. तो जब मैंने बाइसेप फ्लेक्स किया था, आप लोग को मुझे बताना है वो कौन सा टाइम स्टैम्प था और कमेंट्स में लिखना है. सबको हार्ट मिलेगा, जो सबसे पहले करेगा उसको पिन हो जाएगा वो सीधा. ठीक है, मुझे पता है जेंजी के बच्चे देख रहे हैं, उनका अटेंशन स्पेन बहुत कम होता है, तो वो 2-3 मिनट तक भी वीडियो देख नहीं पाए होंगे, बस गूगल सुन के चले गए होंगे. तो देखते हैं, अगर आपने इतना ध्यान दिया है तो आप डिजर्व करते हो 60 लाख रुपीज लेना. ठीक है, क्योंकि आप ध्यान से पढ़ाई की वीडियोस को लोग कहां ध्यान से देखते हैं, फालतू वीडियोस देख लेंगे. डे इन अ लाइफ ऑफ गूगल सॉफ्टवेयर इंजीनियर, फूड इन गूगल ऑफिस. अरे भाई, उसके लिए ये कोडिंग क्वेश्चंस क्रैक करना पड़ता है, उसके वीडियोस देखो, पढ़ाई करो तो मिलेगा माल. एनीवेज, बहुत मजाक हो गया. मजाक नहीं, सही बात ही बता रहा था, अब छोड़ो. तो गाइस, एक बहुत कॉम्प्लिकेट करके क्वेश्चन हमको पूछ रहे हैं. ठीक है, बोल रहे कि दो बंदे ए और बी दोनों कुछ भी कर सकते हैं. एक टास्क कर सकते, दो टास्क कर सकते, 3 या 4. ओके, तो वो हमको ये बोल रहे, बट अगर कोई बंदा एक टास्क करे तो दूसरे बंदे को ऑप्शन मिलेगा कि वो चांस ले ले उसका नेक्स्ट बारी में. तो अगर ऐसा तामझाम चल रहा है तो ऐसे कितने तरीके हैं? मैथमेटिक्स और डायनेमिक प्रोग्रामिंग कॉम्बिनेटोरिक्स इंक्लूडेड है इस क्वेश्चन में. इसको बोलते हैं हार्ड डीएसए क्वेश्चन, दिमाग की नसें खोल देगा. तो ऐसे कितने तरीके हैं सच दैट लास्ट टास्क ए वाला बंदा करे और वो लास्ट टास्क में 4 वाला मूव करे और हमको दे एल इनपुट में दे रखा होगा. तो गाइस, अब डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करना तो थोड़ा मुश्किल है, तो चलते हैं हमारे जैम बोर्ड पर. एक सेकंड देना मुझे.
तो गाइस इस क्वेश्चन का लिंक और कोड का लिंक सब कुछ है यहाँ पर, आपको डिस्क्रिप्शन में सब कुछ मिल जाएगा, आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। बट गाइस ये क्वेश्चन वही कर पाएगा जिसको डायनेमिक प्रोग्रामिंग आता है। तो आप प्लीज मेरा फ्री कोर्स कर लेना, प्री रिक्विजिट में यहाँ पर पहले ही लिख देता हूँ। प्री रिक्विजिट है https://videsiKuna.in। ये जो मेरा फ्री कोर्स है ना, इसमें मैंने डायनेमिक प्रोग्रामिंग इस टाइप से पढ़ा है कि आप न्यू डीपी क्वेश्चंस भी कर पाओगे। तो यहाँ से डायनेमिक प्रोग्रामिंग कर लेना। मेरे बहुत सारे बच्चे जिन्होंने गूगल, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट क्रैक किया, उन्होंने ये चीजें की है, तो आप भी उनको करिए। तो मैं अज्यूम करूंगा ये वीडियो पढ़ाते वक्त कि आपने मेरा डायनेमिक प्रोग्रामिंग का फ्री कोर्स करके रखा है, तो ही आपको कांसेप्ट समझ पाओगे जो मैं पढ़ा रहा हूं। ये सब कौन कर सकता है जिसको बेसिक कोडिंग और बेसिक डीएसए आता हो। तो चलो आगे चलते हैं इस वीडियो में। बेसिक डीएसए भी नहीं आता तो क्या करना है, मैंने कोई और वीडियोस में बता रखा है, वो वीडियोस को भी पिन कर दूंगा मैं, ठीक है। अब लेट्स स्टार्ट विद द प्रोसीजर। तो गाइस वो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं ना कि आप समझो ना, एक बहुत बड़ी एल की वैल्यू दे रखी है, समझो हमको एल की वैल्यू दे रखी है 3। तो ए और बी गेम खेल रहे हैं, हम लोग 0 से चालू करते हैं, ठीक है। अभी ए आके अपना मूव कर सकता है। ए क्या कर सकता है, 0 में या तो 1 ऐड कर सकता है, या तो 2, या तो 3, या तो 4। ए की मर्जी क्या ऐड करना है। ओके ओके सर। फिर ए का मूव होने के बाद दूसरा मूव कौन करेगा। अगर ए ने 2, 3, 4 किया है तो इसके बाद भी ए को ही मूव करना पड़ेगा, बी मूव नहीं कर सकता। बट अगर ए ने मूव में +1 ऐड किया है तो बी को ऑप्शन मिलता है नेक्स्ट मूव करने का। तो L = 3 है, तो कैसे 3 को रीच कर सकते हैं। समझो आपने ए को 2 मूव करवा दिया, फिर आपने ए को 1 मूव करवा दिया। ए को पहला मूव में आपने ए को +2 करवाया, तो 0 से हम 2 पे आ गए। इसके बाद अब आप बी से मूव नहीं करा सकते क्योंकि प्रीवियस मूव +2 था। अगर प्रीवियस मूव +2, +3, +4 है तो बी मूव नहीं कर सकता। इसके बाद मैंने ए का मूव 1 करा दिया, तो अब हम 3 पे रीच कर गए। तो लो हम 3 पे रीच कर गए, हमारा काम हो गया। वेरी गुड, वेरी नाइस। अब मैं आपको और एक तरीका बताता हूं। समझो एल की वैल्यू 5 होती, अब आप सोचिए 5 तक पहुंचने के कौन से तरीके। सबसे पहले ए ही मूव करेगा, ये क्वेश्चन में दे रखा है। तो ए आया, ए ने समझो 2 किया, ठीक है, हम 2 तक रीच कर गए। अब ए ने 1 किया, हम 3 तक रीच कर गए, हमको 5 रीच करना है। बट गाइस जैसे ही ए 1 करता है तो अब नेक्स्ट मूव बी को करना पड़ेगा जबरदस्ती। क्यों, रूल्स है। अगर ए ने 1 किया तो नेक्स्ट मूव बी का होगा, और अगर बी ने 1 किया तो नेक्स्ट मूव ए का होगा। अगर ए ने 2, 3, 4 किया तो नेक्स्ट मूव ए ही करेगा, फिर से 2, 3, 4 ए ही करेगा। ए चाहे तो बी की कभी टर्न ही ना आए। वैसे ही अगर बी कहीं से आ गया मूव सीक्वेंसेस में और बी ने जिंदगी भर 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 किया, तो ए का नंबर ही नहीं आएगा। ए 1 है तो अब जबरदस्ती बी का नंबर आ रहा है। तो मस्त क्वेश्चन है, कितना अच्छा डायनेमिक प्रोग्रामिंग हो जाएगा आपका ये क्वेश्चन के बाद। तो ये बी जो है, अब समझो 1, 2, 3 और बी ने यहां पर समझो 2 कर दिया, तो 3 + 2 5 रीच हो गया। तो गाइज आई होप आप लोग को समझ आ रहा है कि हमको कोई भी वैल्यू एल को ना रीच करना है। अब क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्वेश्चन को हार्ड बनाने के लिए इन्होंने लिखा है कि आप > एल को रीच करके बताओ। ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट आप समझो कि हमको एल को रीच करना है। ठीक है सर, एल को रीच करेंगे जैसा आप बोल रहे हो, हम 0 से चालू करेंगे। हमको बताना है अगर ए और बी मूव्स कर रहे हैं, ए कर सकता है +1, +2, +3, +4, बी भी कर सकता है +1, +2, +3, +4। रूल्स ये है कि सबसे पहले ए मूव स्टार्ट करेगा। ए ने अगर कभी भी 1 किया तो बाजी बी के पास चली जाएगी, और बी ने कभी भी 1 किया तो बाजी ए के पास चली जाएगी। जो ये वाला टाइम स्टैम्प बता पाया सीधे पिन हो जाएगा, सारे रूल्स ओवरराइड होकर। अब पहले अगर बाद में बताया तो हार्ट ही मिलेगा। अब कैसे करे, कैसे मजे लिए जाए, बताता हूं आपको, टेंशन मत लीजिए। तो एल को रीच करना है, डायनामिक प्रोग्रामिंग लगाएंगे, पर हमको दिख रहा है ए भी अपने मूव्स कर रहा है, बी भी अपने मूव्स कर रहा है, कभी कभी चेंजेस हो रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही है। तो 0 से हमको एल रीच करना है, बट क्वेश्चन बोल रहा है > एल रीच करना है। तो गाइस एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग स्टेट क्या बना सकते थे हम, डीपी ऑफ आई। ये मैंने अपने डायनेमिक प्रोग्रामिंग कोर्स में बहुत बताया। डीपी, हमको क्वेश्चन मालूम है क्या पूछ रहा है। पहली बात, क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर आप 0 पे हो तो कितने सीक्वेंसेस है ऑफ ए एंड बी। आपको पता है ना, 0 से एल रीच करना है तो सीक्वेंस कैसा दिखेगा। पहले ए का कोई मूव करोगे, फिर से ए का कोई मूव करोगे, फिर हो सकता है बी का कोई मूव करो, फिर ए का कोई मूव करो, ऐसे करके एल रीच कर जाओ, राइट। ये बोल रहे हैं ऐसे कितने वैलिड सीक्वेंसेस है ऑफ ए एंड बी, ऐसे कितने सीक्वेंसेस है कि आप ए बी करते रहो और उसमें जो भी नंबर ऑफ मूव्स आपको लगाने लगाओ 1 से 4 और एल रीच कर पाओ। वो सारे सीक्वेंसेस ए से चालू होने चाहिए, रूल नंबर 1। इन सीक्वेंसेस के अंदर बी तभी आएगा जब ए 1 होगा, और बी के बाद ए फिर से तभी आएगा जब बी कभी 1 होगा। तो ये सारी चीजें याद रखनी है। अब गाइस इसमें वो और एक चीज बोल रहे हैं, वो उन्हीं सीक्वेंसेस को काउंट करना चाहते हैं
सच दैट जब वो एल को रीच किया ना तो लास्ट नंबर में ए ने 4 वाला मूव किया होता। लास्ट नंबर में एल को रीच करने के लिए ए ने 4 वाला मूव किया होना चाहिए। तो कितने कंस्ट्रेंट्स है। जब भी ऐसा टफ क्वेश्चन आता है ना कि इतना सारा कंस्ट्रेंट है, तो क्वेश्चन को इजी कर लो, भूल जाओ सारी चीजों को। सोचो कि हम 0 पे है, हमको तो एल रीच करना है सर, हमको तो एल रीच करना है। हम चालू करेंगे ए से, बस वहां पर रीच करते वक्त लास्ट मूव ए का 4 होना चाहिए, वो कंस्ट्रेंट को भूल जाओ। ओके ओके सर। तो गाइस डायनेमिक प्रोग्रामिंग एरिया हमको क्या बोलेगा, डीपी ऑफ आई हमको ये बताएगा, बहुत अच्छे से बताएगा बाय द वे, कि अगर आप 0 से चालू करो तो आई तक पहुंचने के कितने तरीके हैं। डीपी ऑफ आई हमको क्या बताना चाहिए, डीपी ऑफ आई हमको ये बताना चाहिए, लाइक इस बार तो कोड वगैरह सब अवेलेबल है, मजे ही मजे हैं। एक सेकंड मैं जल्दी से लिख देता हूं। डीपी ऑफ आई हमको क्या बताना चाहिए, डीपी ऑफ आई हमको बताना चाहिए नंबर ऑफ वेज टू गो फ्रॉम 0 to I by some number of valid sequences by following the rules. But guys, necessity is the mother of invention. DP of I आपको हेल्प नहीं कर पाएगा इस क्वेश्चन में। बाय, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि हमको ऐसे सीक्वेंसेस ढूंढने हैं कि आप 0 पे अपना काम चालू तो कर दो, L पे खत्म हो जाओ, बट L पे रीच करते वक्त लास्ट मूव A ने किया होना चाहिए। समझ रहे हो, क्वेश्चन बोल रहा है कि 0 से I रीच करो, बताओ कितने सीक्वेंसेस है कि सच दैट आप 0 से I जा पाओ, बट जब मैं 0 से L जा पाऊं, बट जब मैं L पे टच कर रहा हूं ना तो मैं A से एंड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल समझो मैंने L बनाया, L की वैल्यू डाल दी 5, A ने पहले 1 किया, फिर B ने 2 किया, फिर B ने 2 किया, तो 5 रीच हो गए ना। पहले 1 था, A जैसे ही 1 हुआ तो चेंज करना पड़ता है, B पे आ गए, 1 2 3 3 4 5। तो आप बोल सकते हो सर मैंने 5 को रीच कर लिया, तो क्या ये वैलिड सीक्वेंस है A1 B2 B2? नहीं, क्वेश्चन उसी को वैलिड सीक्वेंस मानता है जिसमें लास्ट एलिमेंट A हो। तो वैलिड सीक्वेंस ऐसा होगा A2, फिर आप चाहो तो A2, फिर आप चाहो तो A के बाद A3, ये वैलिड सीक्वेंस है। लास्ट कोई भी सीक्वेंस जिसमें लास्ट वाला मूव A करके हम L पे पहुंचे थे वो वैलिड सीक्वेंस है। ओके, ये तो क्वेश्चन मैंने आपके लिए इजी किया, बोलो ग्रेटर देन इक्वल टू L पूछ रहा है, मैं बोल रहा हूं बोलो ग्रेटर देन इक्वल टू L। पहले ये सोचो कि कितने नंबर ऑफ वैलिड सीक्वेंसेस है जो A से चालू होते हैं और A से ही खत्म होते हैं और L पर एंड होते हैं। साथ ही साथ A से जो खत्म हो रहा है वो लास्ट वाला मूव +4 साइज का होना चाहिए, ये भी इनकी रिक्वायरमेंट है। इनकी रिक्वायरमेंट तो बहुत ज्यादा है, कोई बात नहीं झेल लेंगे। अब तो फॉर्मूला बनाते हैं, मजे करते हैं। तो डीपी ऑफ आई इनफ नहीं है, हमको एक जगह दिख रहा है रिक्वायरमेंट कि हमको जानने की जरूरत है कि हम आई पर हाउ मेनी सीक्वेंसेस आर देयर। देखो डीपीआई का मतलब क्या है, कितने सीक्वेंसेस है जो आपको 0 से आई पहुंचा सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि आपको डीपीआई ए और डीपीआई बी का डायनेमिक प्रोग्रामिंग बनाना पड़ेगा। क्यों? डीपीआई ए आपको यह बताएगा कि ऐसे कितने सीक्वेंसेस है जिनको यूज करके आप 0 से आई जा सकते हो, बट लास्ट मूव किया था ए ने। डीपीआईबी ने कितने वैलिड सीक्वेंसेस है कि आप 0 से आई तक पहुंच सकते हो, बट लास्ट मूव करा था बी ने। तो डीपीआईए क्या होगा, डीपीआईए नंबर ऑफ मूव्स, नंबर ऑफ वेज टू गो फ्रॉम 0 to I such that last move made was the move made by A। वैसे ही डीपीआईबी क्या होगा, नंबर ऑफ, ये इनफ था क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, बट 3 डायमेंशनल डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्यों लग रहा है। नंबर ऑफ वेज टू गो फ्रॉम 0 to I such that the last move was made by B। अब इसका क्या मतलब है, लास्ट मूव बी ने करा था या तो ए ने करा था। अब इतना भी इनफ नहीं है, और भी एक चीज चाहिए। क्वेश्चन में लिखा हुआ, अगर आप ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में लिखा है कि वो चाहते हैं कि ए लास्ट में 4 वाला मूव करे, तो हमको ये भी ट्रैक करना पड़ेगा कि ए ने लास्ट मूव करा या बी ने लास्ट मूव करा आई को रीच करने के लिए। साथ ही साथ उन्होंने लास्ट में कौन सा लेंथ वाला मूव करा, लेंथ 1 का, लेंथ 2 का, 3 का या 4 का, सारा ट्रैक रखो। डायनेमिक प्रोग्रामिंग भले वो एक चीज पूछ रहे हो, बट देखो ना 3 वेरिएबल्स से है, तो 3 वेरिएबल्स के सारे स्टेट्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। ये चीज आपको नहीं आती है, टेंशन मत लो, ये बहुत हार्ड अनसीन डायनेमिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है। आप पहले मेरा प्रीरिक्विजिट कोर्स कर लीजिएगा,
राम राम। तो गाइस ध्यान से सुनिए, अब हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे अच्छे से, बहुत अच्छे से लिखेंगे DPIA1, DPIA2, DPIA3, DPIA4। इसका मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ वेज, एक सेकेंड मैं यहां पर कॉपी कर लेता हूं, एक सेकेंड ना। Number of ways to go from 0 to I such that last move was made by A. Last move was made by A of the length 1 or 2 or 3 or 4. और ये हो जाएगा number of ways to go from 0 to I such that the last move was made by B of length 1, 2, 3, 4. तो फाइनल आंसर क्या होगा? अगर ये सारी चीजें कैलकुलेट कर ली तो हमको लेंथ L तक रीच करना था, राइट? तो फाइनल आंसर ये होगा नंबर ऑफ वेज टू रीच लेंथ L सच दैट, क्वेश्चन ने बोला है कि लास्ट मूव A ने करा होना चाहिए, तो नंबर ऑफ वे सीक्वेंसेस व्हिच कैन रीच L सच दैट द लास्ट मूव इज डन बाय A, और वो जो लास्ट मूव A करेगा वो 4 लेंथ का होना चाहिए, तो DPLA4 इज द आंसर। ठीक है, अब इसमें और थोड़ा एक्सपांशन होगा, बट पहले ऊपर वाली चीजों को समझते हैं। अब आप ही सोचो कि DPIA1 को कैलकुलेट कैसे करेंगे। थोड़ा भारी है बट कर लेंगे, क्या प्रॉब्लम है, कर लेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि मैं इंडेक्स 0 पे हूं, मुझे I तक पहुंचना है। मैं फिर ये सारी वैल्यूज को प्री कैलकुलेट कर लूंगा टेस्ट केसेस के अंदर जाने के पहले। ठीक है, बताना अगर इतना कर लिया तो सीधे पिन हो जाएगा बाइसेप फ्लेक्स, बाइसेप कर्ल जो कहना है, और सारे रूल्स ओवरराइट। DPIA1 इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मैं I को रीच करना चाहता था, बट I को रीच करने के चक्कर में लास्ट मूव जो मैंने किया था वो मैंने A से करवाया था। किससे करवाया था? A से कराया था, लेंथ 1 का मूव करवाया था, लेंथ 1 का मूव करवाया था। तो कितने तरीके होंगे सच दैट ये सब तामझाम मिला के लास्ट में A 1 लेंथ का मूव करके I को रीच कर दे? मतलब कितने वेज है ये सम लिखने के सच दैट लास्ट में A1 ऐड हो रहा हो, A1 यानी A ने +1 का मूव किया, ये सब ऐड होके I इक्वल टू I आ रहा हो। तो ये कैसे हो सकता है? अगर A ने यहां पर 1 का मूव किया, इसका मतलब हमको तो बस ये जानने की जरूरत है कि 0 से I-1 तक आने के कितने तरीके हैं। नंबर ऑफ वेज टू रीच I-1, तो DPIA1 is nothing but number of ways to reach I-1 such that the last move was done by B and its value was 1। अब आप ही देखो, अगर मैंने ये निकाल लिया कि कितने तरीके हैं 0 से I-1 पहुंचने के, कितने तरीके हैं 0 से I-1 पहुंचने के, 0 से I-1 पहुंचने के जितने भी तरीके हैं, अगर वो सारे तरीके B1 वाले मूव से खत्म हो रहे हैं तभी तो A को टर्न मिलेगा नेक्स्ट मूव में, फिर तो A1 करेगा अपना मूव। तो DPIA1 द नंबर ऑफ मूव्स सच दैट आप 0 से I पहुंच जाओ, लास्ट मूव A1 हो, इज नथिंग बट नंबर ऑफ मूव्स सच दैट आप 0 से I-1 पहुंच जाओ, और I-1 पहुंचने के लिए B वाला मूव किया गया हो, B वाला मूव किया गया हो, वो भी 1 वाला, तब भी अगर B 1 करेगा तो ये पहुंच पाएंगे। तो ये मालूम है कौन से टाइप के मूव्स है? मैं आपको दिखा देता हूं। ये वो वाले सीक्वेंसेस को कंसीडर कर रहा है जिसमें सेकंड लास्ट नंबर पे B1 वाला ऑपरेशन हुआ I-1 का इधर, और फिर I के लिए A1 ऑपरेशन हुआ, मतलब समथिंग प्लस समथिंग प्लस समथिंग प्लस समथिंग प्लस B1 प्लस A1 इज इक्वल टू I। समझ गए आप लोग? अब कुछ और टाइप के सीक्वेंसेस भी आ सकते हैं। कौन से वाले? ये 0 है, ये I है, तो मुझे यहां लेंथ 1 का मैंने A1 ऑपरेशन कर लिया, तो मैं ये भी तो चीज कर सकता हूं ना कि 0 से लेके I-1 कितने तरीके थे 0 से लेके I-1 तक पहुंचने के सच दैट वहां पर I-1 पॉइंट को रीच करने के लिए लास्ट मूव A नहीं करा था, बट A ने 2 वाला मूव करा था, A ने यहां पर 2 वाला मूव करा, फिर
ए ने 1 वाला मूव करा तो वो डीपी आई माइनस वन ए टू हो जाएगा, ये हो जाएगा डीपी आई माइनस वन ए टू। तो ये वो वाले सीक्वेंसेस को कंसीडर कर रहा है जिनके लास्ट में पहले ए टू आया होगा फिर ए वन आया होगा। वैसे ही नेक्स्ट ऑप्शन हो जाएगा डीपी आई माइनस वन ए थ्री। ऐसे कितने सीक्वेंसेस है सच दैट लास्ट में ए वन के पहले ए थ्री हो रहा हो, सेकंड लास्ट मतलब आई माइनस वन को रीच करने के लिए थर्ड थ्री वाला मूव किया गया हो। तो ये वो वाले सारे मूव्स को कंसीडर कर रहा है जहां ए थ्री हुआ सेकंड लास्ट में, फिर ए वन हुआ और आई को रीच कर गए। और नेक्स्ट डीपी आई माइनस वन ए फोर, ऐसे वाले मूव सच दैट सेकंड लास्ट में ए फोर हुआ फिर ए वन हुआ। ऐसे कितने सीक्वेंसेस है जिनके सेकंड लास्ट में ए फोर आता है, लास्ट में ए वन आता है और इन सबका समाई है, दैट इज डिनोटेड बाय डीपी आई माइनस वन ए फोर। डीपी आई माइनस वन ए फोर यानी ए फोर और आई माइनस वन को रीच करने के लिए, और ए वन तो हम लास्ट में सबका लगा ही रहे हैं इसलिए कॉमा करके ए वन लिखा है सबके साथ, लोड मत लेना। तो गाइस इन सबका जो समेशन है डीपी आई ए वन इज नथिंग बट डीपी आई माइनस वन बी वन प्लस डीपी आई माइनस वन ए टू प्लस डीपी आई माइनस वन ए थ्री प्लस डीपी आई माइनस वन ए फोर। अब आप मुझे बोलो कि इसके अंदर मैंने ये वाली वैल्यू को ऐड क्यों नहीं करा। मैं खुद को थोड़ा छोटा कर देता हूं, इसके अंदर मैं और एक वैल्यू को ऐड कर सकता था, वो वैल्यू थी डीपी आई ए वन। इसको क्यों ऐड नहीं करा, डीपी आई माइनस वन ए वन को ऐड क्यों नहीं करा। कमेंट्स में कोई लिखेगा तो पिन हो जाएगा, ठीक है, ये बाइसेप टाइम स्टैम्प के साथ। अब क्यों नहीं करा, छोटा सा हिंट दे देता हूं। इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा कि जीरो से आई माइनस वन मैंने रीच किया और यहां पर आई माइनस वन पे मैंने ए वन का मूव किया, और ऑलरेडी हम बोल रहे हैं कि इंडेक्स आई पर भी ए वन का मूव करा, तो ए वन दो बार नहीं चलता ना, एक बार ए वन किया तो फिर बी करना पड़ता, इसलिए वो वाला स्टेट ऐड नहीं हुआ। तो गाइस जैसे आपने डीपी आई ए वन करा है, अभी आपका होमवर्क है, सुन लो। आप लोग को मुझे सेम टू सेम डीपी आई ए टू का फॉर्मूला बताना है, डीपी आई ए थ्री का। जो जो ये सब करेगा टाइम स्टैम्प के साथ पिन हो जाएगा, कमेंट्स में आपको मुझे ये सब का फॉर्मूला बताना है। मेरा इधर काम ये नहीं कि आंसर बताओ, आपके अंदर थिंकिंग स्किल डेवलप करनी है, ताकि जैसे मेरे पेड कोर्स के बच्चों ने हाई क्वालिटी ऑफर्स, हाई पेइंग ऑफर्स क्रैक किए, आप भी कर पाओ मेरे कम्युनिटी के स्टूडेंट्स। तो डीपीआई ए टू, डीपीआई ए थ्री, डीपीआई ए फोर, इनका फॉर्मूला निकालना बहुत ईजी है। डीपीआई ए टू में बस ये अज्यूम हो रहा है कि लास्ट में ए ने टू वाला किया था, डीपीआई ए थ्री में ये अज्यूम हो रहा है कि लास्ट में ए ने थ्री किया था, उसमें फोर। जैसे ये हो जाएगा तो फिर डीपीआई बी वन, डीपीआई बी टू, डीपीआई बी वन टू थ्री फोर, इनके भी फॉर्मूलाज निकल जाएंगे। बस बेस केसेस बनाते वक्त ध्यान रखना, वो मैंने कोड में समझा रखा है। ये सब फॉर्मूला आपने कर लिया। अब गाइस फाइनल आंसर क्या आ रहा है उसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं। तो देखो ये जीरो है, समझो आपने सब चीजें कैलकुलेट कर ली। ये है एल, तो आप क्या कर रहे हो, आप बोल रहे हो सर डीपीएल ए फोर इज द आंसर। इसका मतलब कितने तरीके हैं जीरो से एल जाने के लिए, सच दैट लास्ट मूव कौन सा हो रहा है, लास्ट मूव ए फोर हो रहा है, लास्ट में ए आके चार वाला मूव करके एल को रीच कर रहा है। बट डीपीएल ए फोर सिर्फ आंसर नहीं है, आपको इसके अंदर डीपीएल प्लस वन ए फोर को भी ऐड करना पड़ेगा, डीपीएल प्लस टू ए फोर को भी ऐड करना पड़ेगा, और डीपीएल प्लस थ्री ए फोर को भी ऐड करना पड़ेगा। क्यों, ये जीरो है, ये एल है, ये एल प्लस वन है, ये है एल माइनस वन, ये है एल माइनस टू। तो डीपी एल प्लस वन ए फोर का मतलब क्या है कि एल प्लस वन के पीछे से चार लेंथ का ए फोर मूव किया गया था। ये वाले बेस को मैं क्यों गिन रहा हूं, मुझे तो एल रीच करना है। क्वेश्चन ने बोला कि ग्रेटर देन इक्वल टू एल रीच करना भी अलाउड है, तो अगर मैं डीपी एल प्लस वन ए फोर करूंगा तो मैं एल से आगे चला जाऊंगा ना एल प्लस वन पे। फिर मैंने नंबर ऑफ वेज टू रीच एल प्लस टू भी ऐड किया, नंबर ऑफ वेज टू रीच एल प्लस थ्री भी किया, नंबर ऑफ वेज टू रीच एल प्लस थ्री तक ही किया, एल प्लस फोर एल प्लस फाइव नहीं किया, क्योंकि फिर उन वेज का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। क्यों, अगर ये जीरो है और ये एल है तो नंबर ऑफ वेज टू रीच एल प्लस फोर इज नॉट हेल्पिंग यू, क्योंकि एल प्लस फोर पे आप चार का मूव कर रहे हो तो आप ये वाला हो रहा है, ठीक है। ये तो ऑलरेडी इसमें कवर हो गया ना, द नंबर ऑफ वेज टू रीच एल। तो इसका भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको कमेंट्स में लिखना है, काम आप लोग से करवा के आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है मुझे, ठीक है। तो नंबर ऑफ सीक्वेंसेस जो ग्रेटर देन इक्वल टू एल रीच कर सकते थे, ये बात हमने समझ ली। एक तो हमने इक्वल टू एल पे फोकस किया, फिर एल प्लस वन पे, फिर एल प्लस टू पे और एल प्लस थ्री पे। हर आती जाती श्वास में राम नाम का सुमिरन करना है, लाइक दिस, ताकि आप अपने कर्मों को काट कर ह्यूमन जन्म में आपकी आत्मा परमात्मा से मिल सके, मोक्ष और अमर लोक आप जा पाओ। आप बहुत सारे जन्मों में यहाँ पर पैदा हुए, बहुत युगों में, कैट्स, डॉग्स, भेड़, बकरी, बट अब आपका काम है अमर लोक मोक्ष रीच करना, बर्थ एंड डेथ साइकिल में आना बंद करना। इसके रिगार्डिंग और डिटेल्स हमारे रामद्वारा वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और रामद्वारा व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक भी मिल जाएगा, आप कनेक्ट कर सकते हो। राम राम गाइस, राम राम। और हाँ रुको, कोड्स। तो अगर मैं आपको कोड्स दिखाने का ट्राई करूँ गाइस, तो ये रहा,
बहुत अच्छे से मैंने कोड्स लिख के रखे हैं, आप लोग को थोड़ा भी टेंशन नहीं लेना है। देखो सारे डीपी, पहले डीपी वैल्यूज को कुछ अच्छा खासा इनिशियलाइजेशन दिया, फिर सारे फॉर्मूलाज लिखकर चीजों को कराएं। ओके, क्लियर? ओके, सो राम राम।